ठीक होता है। इसके अलावा क्या ध्वनि आपका मतलब कि वैक्यूम यानी निर्वात में यात्रा कर सकती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ध्वनि जो है ना ये आपका निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए जो है ये आपका भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दो क्रमागत संपीड़न या फिर दो क्रमागत विदलनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जो आपका कहा जाता है, और इसे आपका लैम्ब्डा से जो आपका डिनोट किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण का एक गुण है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर मतलब कि मिश्रण की बात करें तो देखिए मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण और दूसरा आपका हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अगर मैं गुण की बात कर लूँ तो ये जो आपके नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी गैर समान संगठन होते हैं, यानी विषमांगी मिश्रण में जो है ना पदार्थ पूरी तरह से जो आपके नहीं घुलते हैं। इसके अलग अलग हिस्सों में जो है घटकों की मात्रा जो है ना ये आपका अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा विजिबल बाउंड्रीज में इसमें देखने को मिलता है, यानी दृश्य सीमाएं देखने को मिलता है, यानी इसमें आप अलग अलग पदार्थों को जो है ना अपनी आंखों से या फिर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से भी जो वो देख सकते हैं, जैसे कि पानी में बालू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा इसके अगर अन्य गुण की बात करें तो फिजिकल सेपरेशन यानी भौतिकी पृथक्करण, जैसे कि इनके घटकों को जो है ना साधारण भौतिक विधियों जैसे कि छानना, हाथ से चुनना या फिर आपके जो है निथारना द्वारा आसानी से जो है आपका अलग किया जा सकता है। और अगर मतलब कि यहाँ पर अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण के अगर उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये तेल और पानी का मिश्रण ये आपका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा हवा में धूल के कण, कंक्रीट हो गया, लोहे का बुरादा और सल्फर का मिश्रण, ये सारे जो है ना ये आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण का जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो देखिए इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैं मतलब ऑप्शन जो है ये अपने तरफ से जो वो लिया हूँ। इसके अलावा अगर समांगी और विषमांगी मिश्रण के अगर मतलब कि अंतर की बात कर ले तो देखिए इसमें बनावट आपका जो समांगी मिश्रण में होमोजीनियस मिक्सचर में जो है ना ये आपका यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जबकि आपका हेट्रोजीनियस में जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान रहता है। कणों के आकार की बात कर ले तो इसमें आपका होमोजीनियस में जो है ये आपके बहुत छोटे यानी दिखाई जो आपके नहीं देते हैं, और विषमांगी मिश्रण में आपके जो वो बड़े यानी अक्सर जो आपके मतलब कि दिखाई देते हैं। पृथक्करण की बात कर ले तो ये आपका आसानी से अलग नहीं होते हैं, और विषमांगी मिश्रण में आपका आसानी से अलग जो है आपका किया जा सकता है। उदाहरण में बात कर ले तो नमक प्लस पानी का जो मिश्र है यानी एलॉज जो होते हैं ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण जो है ये आपका चॉक प्लस पानी हो गया, ये जो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के आपके उदाहरण हैं। इसके अलावा और एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोलाइड और निलंबन जो है ये आपका किस प्रकार का मिश्रण है, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो है ना आपके विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आते हैं। हालांकि कोलाइड देखने में जो है ये आपका समांगी जैसा लग सकता है, लेकिन ये जो आपका कोलाइड होता है ना ये भी आपका विषमांगी मिश्रण का ही जो है आपका श्रेणी में जो आपका रखा जाता है। इसके अलावा टिंडल प्रभाव किस मिश्रण में देखा जा सकता है ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका विषमांगी मिश्रण में आपका देखा जाता है, विशेषकर कोलाइड और निलंबन में, क्योंकि इनके कण जो है ना ये प्रकाश को जो आपका फैला देते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर विस्थापन अभिक्रिया की बात कर ले यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो देखिए ये आपका वह अभिक्रिया होता है ना जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है ना किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को जो है उसके यौगिक से जो है ये आपका विस्थापित यानी डिस्प्लेस कर देते हैं, और इसे ही जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपका कहा जाता है। जब आप ऑप्शन ए को देखोगे ना ये आपका Fe मतलब कि आयरन को कॉपर सल्फेट से आपका रिएक्शन कराया जा रहा है, तो आपका फेरस सल्फेट और कॉपर जो है ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन 1 की बात कर ले तो यहाँ पर जो है ना आयरन और कॉपर से अधिक मतलब कि आपका जो है सक्रियता श्रेणी में आप देखोगे तो आयरन जो है ये आपका कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए यहाँ पर कॉपर को हटा दिया जा रहा है जो कि आपका डिस्प्लेस हो रहा है, और इसमें आपका क्वेश्चन में जो है नहीं पूछा गया था। तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। ऑप्शन बी वाला भी जब आप देखोगे ना तो जिंक का हाइड्रोजन को जो है आपका विस्थापित कर रहा है, और यहाँ भी आपका विस्थापन हो रहा है। विकल्प डी में भी देखोगे ना तो यहाँ पर आपका कॉपर जो है सिल्वर यानी Ag को जो है आपका विस्थापित कर रहा है, तो ये भी आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
रिएक्शन है, लेकिन आपका नहीं पूछा गया था, तो ये विकल्प सी वाला जो है ना ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ आपका अभिक्रिया कराया जा रहा है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका बन रहा है, और एक जो है मतलब कि ये जो आपका रिएक्शन है ना, एक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो तत्व जुड़कर जो है ना एक नया पदार्थ बन रहे हैं। देखिए आपका दो तत्व Mg और O मिलकर जो है एक आपका नया प्रोडक्ट जो आपका बना रहे हैं, और दो तत्व जुड़कर एक जब नया पदार्थ बने हैं मतलब कि बन रहे हैं ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया जो आपका कहलाता है। तो ऑप्शन सी वाला ही आपका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 प्रश्न जो है ना आज आपके टीसू से ही जो वो पूछे गए थे, तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा तो उसी से आपका प्रश्न जो वो बना है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले हम लोग बात कर लेते कि तरल संयोजी ऊतक होता क्या, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो ये मानव शरीर में केवल 2 ही मुख्य तरल संयोजी ऊतक होते हैं, और वो 2 मतलब कि मुख्य तरल संयोजी ऊतक कौन कौन से, तो एक आपका ब्लड यानी रक्त होता है, और यह आपका ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन का जो है ना ये आपका परिवहन जो है आपका करता है, और दूसरा आपका जो है आपका लिम्फ यानी लसिका होता है, और ये संक्रमण से लड़ने और वसा के परिवहन में जो है ना ये आपका मदद करता है। इसलिए आपका लसिका और ब्लड को जो है ना ये आपका तरल कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मतलब कि मैट्रिक्स होता है ना यानी आधार जो होता है ये आपका तरल होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में आपका मसल्स यानी मांसपेशी दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका मांसपेशी है ना एक आपका पेशीय ऊतक है यानी मस्कुलर टिश्यू है, मतलब कि मस्कुलर टिश्यू का आपका हिस्सा है, संयोजी ऊतक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसका जो कार्य है ना ये शरीर में मूवमेंट यानी गति को जो ये आपका प्रदान करना है। इसके अलावा स्किन की बात कर ले त्वचा, तो ये भी आपका एक मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण है, यानी उपकला ऊतक का उदाहरण, जो कि शरीर के लिए एक आपका सुरक्षात्मक आवरण जो है ना यानी कवरिंग जो ये आपका बनाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इनमें आपका कौन सा आपका तरल संयोजी ऊतक नहीं है ये आपसे पूछा गया था, तो पेशी या फिर मांसपेशी यानी मसल्स जो है ना ये आपका तरल संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ऊतक से आपके मतलब कि उदाहरण से भी प्रश्न पूछे गए, तो देखिए तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव का आपका उदाहरण कौन कौन सा है, तो देखिए रक्त और लसिका, ये जो आपके मतलब कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का अगर पूछा जाए तो देखिए कंकाल संयोजी ऊतक के जो उदाहरण है ना आपके अस्थि होते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज यानी उपास्थि, ये जो है इसके उदाहरण है। पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए हृदय पेशी हो गया, रेखीय पेशी हो गया, आरेखित पेशी, ये आपके जो है पेशीय ऊतक के जो है आपके उदाहरण है। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए स्किन यानी त्वचा हो गया, फेफड़ों की कुपिका यानी एल्वियोली हो गया, और किडनी नालिका जो है ना किडनी नलिका जो है ये आपका एपिथेलियल टिश्यू का जो ये आपका उदाहरण है। तो ये मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू वाला भी आपका प्रश्न पूछा गया था, तो इनमें से आपका एक ऑप्शन जो वो दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन का जो है ना वास्तविक अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं ऑप्शन जो है ना अपने तरफ से जो वो लिया हूँ। तो देखिए अनुशासन की परिभाषा क्या होती है, देखिए अनुशासन का अर्थ ये होता है ना कि नियमों, सिद्धांतों और मर्यादित व्यवहार का पालन करना, और ये जो केवल बाहरी दबाव आपका नहीं होता बल्कि एक आपका आंतरिक शक्ति है जो कि व्यक्ति को सही समय पर सही कार्य करने के लिए जो आपका प्रेरित करता है, और इसी जो आपका अनुशासन जो आपका कहा जाता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो अनुशासन का जो वास्तविक अर्थ है ना ये आपका नियमों का पालन करना और व्यवस्थित जीवन जीना, ये जो आपका अनुशासन का वास्तविक अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के आपके वक्रता केंद्र यानी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपके पीछे रखा जाता है ना, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति जो है ये आपका कैसा होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु को जो है ना अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी से परे यानी आपका बियॉन्ड रखा जाता है, तो प्रतिबिंब के गुण आपके क्या क्या होते हैं, तो ये प्रतिबिंब की जो आपकी पोजीशन यानी स्थिति जो है ना यानी प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो है ये आपका बनता है। तो शायद प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछा गया था, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर प्रतिबिंब का आकार यानी साइज पूछा गया होगा तो आपका वस्तु के वास्तविक आकार से आपका जो है छोटा यानी डिमिनिश्ड जो आपका होता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर की बात कर ले तो ये आपका वास्तविक मतलब कि रियल और आपका इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। तो नेचर वाला में आपका ये वाला आ जाएगा। यानी अगर आपसे आकार और प्रकृति आपसे पूछा गया होगा ना,
तो ऑप्शन बी में आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा जो है आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके किरण आरेख यानी रे डायग्राम लॉजिक की बात कर ले तो ये मुख्य आकार आपका जो वो छोटा और प्रकृति जो है ये आपका वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि आपका आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। जब आपके अवतल दर्पण में वस्तु का आपका सी पर यानी सी पर आपका रखा जाता है ना, तो आपका जो इमेज की स्थिति होती है ये आपका सी पर बनता है। साइज जो है ये आपका समान आकार का होता है और नेचर जो होता है ना ये आपका वास्तविक और उल्टा होता है। इसके अलावा सी और एफ के बीच रखा जाता है तो ये आपका सी से परे बनता है। बड़ा यानी इनलार्ज्ड वास्तविक और उल्टा जो है आपका बनता है। जब आपका एफ पर रखा जाता है तो ये आपका अनंत पर इमेज जो आपका बनता है और ये आपका अत्यधिक बड़ा और वास्तविक और उल्टा होता है। जब आपका एफ और ध्रुव के बीच अगर आपका रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब जो ये आपका दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा और आभासी और सीधा बनता है। तो ये छह आपके जो वो मतलब कि अवतल दर्पण के आपके वस्तु की स्थिति है, तो इन्हीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिला था कि 49 और 16 के बीच का जो है ना आपका बस मध्य अनुपाती जो आपको निकालना था और बताना था कि किसका कितना आएगा। तो ये जब भी आपके दो संख्याओं का जो है ना आपके मध्य का जो मतलब कि बीच मध्य अनुपाती आपका निकाला जाता है तो इसे कैसे, तो आपका रूट ए इंटू बी में जो आपका निकाला जाता है। तो इसका आपका 49 दिया गया तो 49 इंटू 16 हो जाएगा। 49 का आपका रूट क्या होता है तो ये आपका 7 होता है और से आपका यहाँ पर 16 का क्या होता है तो ये आपका 4 होता है। जब आपका रूट से बाहर आएगा तो 7 इंटू 4 कितना आएगा तो ये आपका 28 आएगा। यानी 49 और 16 के बीच जो आपका मध्य अनुपाती आएगा ना ये आपका 28 आएगा। तो 28 जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर मतलब कि मोड्स के बारे में पूछा गया था यानी बहुलक के बारे में पूछा गया था कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के जो है ना एक समूह ने मतलब कि एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए जो है ना 40 परिवारों का जो ये आपका सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ना नीचे दी गई बारंबारता सारिणी जो है ये आपका प्राप्त हुई है। ये आपका मतलब कि बारंबारता सारिणी जो आपका दिया गया है और इन आंकड़ों का जो है ना आपका मोड यानी बहुलक जो है आपको ज्ञात करना था। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इंटरवल को जो है ये आपको सही से लिख लेना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा तो 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 6 हो जाएगा, 6 8 ये तो आपका सही लिखा गया, 8 10, उसके बाद आपका 10 12। ये इस प्रकार से आपको सही इंटरवल जो आपको पहले लिख लेना था। और उसके बाद जो आप देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसका है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है आपका 12 का, तो इसका इंटरवल आपका कौन सा हो जाएगा तो आपका ये वाला हो जाएगा। यानी इससे आपका पता क्या चल रहा है कि इससे आपका पता ये चल रहा है कि मतलब जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका 6 से 8 के बीच में जो है आपका आंसर जो है आपका आने वाला है। लेकिन ऑप्शन भी जब आप देखोगे तो आपका 6 से 8 के बीच में ही आपका ऑप्शन जो वो दिया गया है। तो इसमें आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ये आपका मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये आपका 12 है। तो इसका लोअर लिमिट आपका कितना हो जाएगा, तो लोअर लिमिट जो है ये आपका 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका जो 12 है ये आपका F1 हो जाएगा। ठीक है, F ये आपका जो F1 हो गया तो ये आपका क्या होगा तो F0 हो जाएगा और ये 6 वाला आपका क्या होगा तो F2 हो जाएगा। ये जो आपका इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते थे। अब आपको क्या करना था कि आपको सिंपल बहुलक का मतलब कि फॉर्मूला पता होना चाहिए था, यानी मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो मोड का सिंपल सा फॉर्मूला आपका क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लोअर लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 उसके बाद बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 का इंटरवल। ये जो इसका मतलब सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा आपका लोअर लिमिट कितना है तो लोअर लिमिट आपका 6 है, फिर F1 माइनस F0 करोगे तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा तो ये आपका 4 जो आपका निकल कर आएगा और फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 करोगे तो इतना तो आप सिंपल सा कर ही लोगे कि आपका 10 जो आपका निकल कर आएगा मतलब कि। और इंटरवल आपका कितना था तो इंटरवल आपका 2 था, तो सिंपल सा आपका 6 + 4 × 2 बाई 10 हो जाएगा। तो इसको सिंपल सा आप सॉल्व कर लोगे तो सिंपल सा सॉल्व करोगे तो कितना 6/6.8 आ जाएगा। यानी जो आपका इसका बहुलक ज्ञात करके आएगा ये आपका 6.8 आएगा। तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि रजत, पूजा और आभा चुनाव में आपके भाग लेते हैं। रजत को जो है ना ये आपका वैध मतों का जो है 36% और पूजा को वैध मतों का जो है ना ये आपका 40% जो आपका प्राप्त होता है। यदि डाले गए कुल मत आपके 40,000 हैं तो 10% मत जो है ना ये आपके अवैध है। अवैध कहने का मतलब कि आपके इनवैलिड हैं। 10% आपके मत जो है ये आपके इनवैलिड हो गए। तो आभा को प्राप्त मतलब कि मतों की संख्या जो है ना ये आपको जो वो ज्ञात करना था। तो देखिए सिंपल सा आपका यहाँ पर क्या है मतलब कि कुल डाले गए कुल मत कितने हैं तो ये आपके 40,000 है। सिंपल सा आपको 40,000 जो है आपको लिख लेना था। यहाँ पे 40,000 मैंने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है कि
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 10% मत जो ये आपके अवैध है, अवैध करने मतलब कि इनवैलिड है, तो आपका मत जो आपके वैलिड जो आपके वोट है वो कितने प्रतिशत है, तो आपका 90/100 हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर आभा का प्राप्त मतों की संख्या जो आपको ज्ञात करना था, तो यहाँ पर रजत को वैध मतों का आपका 36% और पूजा का वैध मतों का आपका 40%, यानी 40 और 36 कितना, तो ये आपका 76%। तो ये आपके रजत और मतलब कि पूजा ने मतलब कि प्राप्त जो वो किए हैं, तो आभा का कितना हो जाएगा, तो आपका 24% होगा, यानी 24/100 आएगा। तो सिंपल सा आप इसको जो वो सॉल्व कर लेना था। अब इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, इतना मैं कैलकुलेशन आपको करके दूंगा नहीं, तो आप इतना इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 8640 जो है इसका मतलब कि सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर जो वो निकल कर आएगा। तो आभा को जो प्राप्त मतों की संख्या है ये आपका 8640 है, तो 8640 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से देखने को मिला था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि 40 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही दो रेलगाड़ी जो है ना 1 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह से आपका पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना ये आपका 125 मीटर है, तो दूसरी जो रेलगाड़ी की लंबाई है ये कितनी होगी, आपसे सिंपल सा जो वो पूछा गया था। तो पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है ये आपका कितना है, तो ये आपका 125 मीटर है, प्लस दूसरी रेलगाड़ी का आपका निकालना है, तो ये आपका एल लिख लेंगे इक्वल्स टू आपका यहाँ पर जो ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर ये चाल से एक ही दिशा में आपका चल रहा है, यानी जो रिलेटिव स्पीड है आपको क्या होगा कि सिंपल से इसको घटा देंगे। तो 40 और 22 में जब आप घटाओगे तो कितना किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगा, तो आपका 18 जो आपका निकल कर आएगा। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो इंटू 5/18 और इसको हम लोग क्या करेंगे 1 मिनट को हम लोग सेकंड में करेंगे, तो सेकंड का क्या होता है, तो ये आपका 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। तो सिंपल से जो आपको मतलब कि इसको जो वो निकाल लेना था, यानी फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका 125 प्लस एल। इक्वेशन आपका किस प्रकार से बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 18 इंटू 5/18, ठीक है, इंटू आपका 60 सेकंड हो गया। तो 18 से 18 तो आपका सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा। 60/25 कितना होता है, ये आपका 300 होता है, ठीक है। तो अब L इधर रखेंगे, L इक्वल्स टू जब 125 को इधर ले जाओगे इक्वल्स को इधर, तो आपका क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 300 माइनस 125 सिंपल सा आपको करना था। तो 300 में से 125 घटाओगे तो ये आपका 175 निकल कर आएगा। यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना ये आपका 175 मीटर जो है ये आपका निकल कर आएगा। तो 175 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आपका अच्छा सा क्वेश्चन था। 60% का 50% 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है, ये आपसे सिंपल सा जो वो पूछा गया था। तो 60 का 50% आपका क्या होगा, तो देखिए 60 का 50% आपका मतलब कि 30 होगा, आधा करोगे तो। उसके बाद आपका मतलब 40 के 30% आपका क्या होगा, तो 40 का 30% आपका 12 निकल कर आएगा। ये तो आप सिंपल सा निकाल देते। इसका कितना अधिक है सिर्फ आपसे डिफरेंस जो है वो पूछा गया था। तो 30 - 12 कितना होगा, तो ये आपका 18 आएगा। यानी जो आपका 18 जो ये आपका अधिक है, तो 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता कि कितना प्रतिशत आपका मतलब अधिक है। क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से पूछा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कितना परसेंट अधिक है। तो इसको भी हम लोग सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंस आपका कितना निकल कर आ रहा है, ये आपका 18 निकल कर आ रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, तो ये आपका 12 के रिस्पेक्ट में। इंटू 100 प्रतिशत आपका निकालना है, इसलिए इंटू 100 कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका मतलब कि सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना, तो ये आपका 150% जो आपका निकल कर आएगा। यानी प्रतिशत में पूछा जाता तो 150% जो है ये आपका ज़्यादा है। इस प्रकार से भी जो आप सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा एक आपका जो है ना a² - b² के कॉन्सेप्ट से भी जो है आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। एक क्वेश्चन आपका सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री से देखने को मिला था कि cos 5a = sin अल्फा cos 5 अल्फा = sin अल्फा इक्वल्स टू ये आपका दिया गया था ये। तो tan 2 अल्फा का जो मान है ना वो आपको पूछा गया था कि tan 2 अल्फा का मान जो है ये आपका क्या होगा। तो ये आपका जो है मतलब कि cos sin के इक्वल जो है ये आपका कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए था पहले। तो देखिए cos थीटा = sin थीटा आपका तब होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपका 90 डिग्री होता है। तब जो है आपका cos थीटा = जो है आपका sin थीटा होता है। यानी यहाँ से आपका अल्फा निकल कर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका अल्फा = कितना 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मतलब कि सम का इक्वल होता है। तो अल्फा = आपका कितना आएगा 15 × 6 = 90। तो ये आपका 15 जो आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर tan 2 अल्फा का मान सिर्फ आपसे पूछा गया था। तो 15 इंटू मतलब कि 2 30, यानी tan 30 डिग्री का जो है ना आपसे वैल्यू सिंपल सा आपका पूछा गया था। तो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, तो ये आपका 1/√3 होता है। तो 1/√3 आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से जो वो देखने को मिला था कि ए और बी मिलकर जो है ना किसी काम को 2 दिन में आपका पूरा करते हैं। यदि ए अकेले जो है इसे आपका 38 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी काम को जो है ना 9 गुना काम मतलब कि कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, तो ए प्लस बी आपका कितने 2 दिन में आपका पूरा करते, ठीक है। यदि ए अकेले जो है उसे आपका 38 दिन में जो आपका पूरा करता है तो ए आपका जो मतलब कि 38 दिन में पूरा करता है, यानी टोटल काम मान लेते हैं कि 38 में जो आपका मतलब कि टोटल काम हो रहा है। तो आपका जो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी निकल कर आएगा ये कितना निकल कर आएगा, तो आपका 19 निकल कर आएगा। ए तो आपका 38 जो है आपका दिया गया ही है। तो क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया था कि बी अकेले उसी काम को 9 गुना काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, यही आपसे पूछा गया था। तो ए प्लस बी का आपका मतलब कि था 2, मतलब कि 2 था ना, मतलब कि इसका जो 2 दिन में पूरा करते हैं। तो ए का तो एफिशिएंसी आपका 1 हो गया, बी का आपका क्या होगा, तो बी आपका जो वो 18 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मिलकर एफिशिएंसी आपका 19 आ रहा था और टोटल काम आपका 38 जो है मैंने माना था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया भी गया है। तो यहाँ पर आपका बी का जो वो पूछा जा रहा है तो टोटल काम आपका 38 है, 9 गुना काम करता है, मतलब कि बी का आपका एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी आपका जो है मतलब कि 9 गुना तो 18। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, ये आपका कट जाएगा, 2 को 38 से काटोगे 19 बार में आपका कटाएगा, यानी बी अकेले उसी काम को जो है ना आपका जो है 19 दिन में जो आपका पूरा कर सकता है। तो 19 दिन ऑप्शन में आपका दिया गया हो, तो 19 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले, एक क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से जो आपका पूछा गया था, ये आपका डीजी जो आपका दे दिया गया था, इसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना जो था, मतलब कि ज्ञात करना था। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले हम लोग डेसिमल को हटाएंगे, तो 0.48 हटाओगे तो कितना, तो 48/100 जो है आपका निकल कर आ जाएगा। फिर आपका 1.20 है तो 2 डेसिमल आप मतलब कि रखेंगे तो 120/100 हो जाएगा। फिर आपका 168 आपका 100 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आपका कॉमन होता है, तो इनमें आप देखोगे कि सबसे कॉमन आपका क्या है, तो जब आप कॉमन देखोगे तो ये आपका 24 आएगा, यानी 24/100। तो आपका जो एचसीएफ निकल कर आएगा ना, ये आपका 0.24 जो आपका निकल कर आएगा। उसी प्रकार से जब आप इसका एलसीएम लगाओगे, मतलब एलसीएम तो आप सिंपल सा निकाल ही सकते हो, तो 1680/एचसीएफ आपका 100 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ निकल कर मतलब एलसीएम निकल कर आएगा, ये कितना निकल कर आएगा, तो आपका 16.8 जो है आपका निकल कर आएगा, क्योंकि आपका 16.8 जो है आपका एचसीएफ निकल कर आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो एलसीएम जो है ये आपका 16.8 आ गया, एचसीएफ आपका कितना आ रहा है, तो ये आपका 0.24 जो है आपका निकल कर आ रहा है। तो 0.24 और 16.8 जो है 16.8 जो है किसी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप ही अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज्वाइन करके क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।